जय हिंद। देखिए फ्रेंड्स, अब इस वीडियो में हम समझेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, है ना। पिछले फंडामेंटल राइट्स पूरे कंप्लीट हो चुके हैं फ्रेंड्स, आप जाके प्लेलिस्ट में चेकआउट करके एक एक करके अच्छे से पढ़िए ना। अब इस वीडियो में हम समझेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में क्या क्या है हमारे संविधान के अंदर, है ना। अब ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के पार्ट फर्स्ट वीडियो है फ्रेंड्स। इसमें हम समझेंगे फीचर्स ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, क्लासिफिकेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एंड सोशलिस्ट प्रिंसिपल, गांधीयन प्रिंसिपल एंड लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल में क्या क्या है वो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, है ना फ्रेंड्स, अब अपने पास ये किताब हमेशा खोल के होना चाहिए फ्रेंड्स। लक्ष्मीकांत के लेटेस्ट एडिशन होगा तो बहुत ही अच्छी बात है। ये जो किताब है ना, लक्ष्मीकांत 6th रिवाइज्ड एडिशन जो ऊपर लिखा है ना, इफ़ नहीं है ना फ्रेंड्स अपने पास 6th एडिशन तो एटलीस्ट होना चाहिए। मैं बार बार के वीडियो में बोलता हूँ फ्रेंड्स, अदरवाइज है ना, अगर आप बिना किताब के ऐसे पढ़ रहे होंगे तो कहीं ना कहीं आपको पढ़ने में प्रॉब्लम होगा, है ना। दैट्स वाई अपने पास हमेशा किताब खोल के होना चाहिए। चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम एक एक करके डिस्कस करते हैं क्या क्या है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का। जो 4-5 टॉपिक है आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए जो किसी भी टाइप के एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं। और चाहे आपको पॉलिटी समझना है, चाहे ज्योग्राफी, चाहे हिस्ट्री, है ना। एनसीईआरटी के जो एनसीईआरटी जो है ना फ्रेंड्स, उसका सीरीज़ मैंने ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं। एनसीईआरटी क्लास 6 ज्योग्राफी से एक एक करके, चाहे ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, एनसीईआरटी में पूरा करा दूंगा, है ना फ्रेंड्स, 12 तक। अगर आपको पॉलिटी समझना है ना, लक्ष्मीकांत की इस किताब को ज़रूर पढ़िए किसी भी एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव्स के लिए। पॉलिटी के लिए ये किताब है ना फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छी किताब है। तो इसके बाद हम फिर हिस्ट्री भी करेंगे फ्रेंड्स, एक एक करके हम सारे जीएस को कवर करेंगे ना। चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो को हम एक एक करके डिस्कस करते हैं क्या क्या है। फर्स्ट है फ्रेंड्स, हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, है ना। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को लेके क्या क्या इंफॉर्मेशन है आपके लक्ष्मीकांत की किताब में एक एक करके डिस्कस करते हैं। आई होप आपने किताब आगे खोल रखा होगा। अब ये जो फंडामेंटल राइट्स जो है ना फ्रेंड्स, जो मौलिक अधिकार जो हमने पिछले 14-15 वीडियो में कंप्लीट किया था, अब ये जो है ना डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, इसके भी 3-4 वीडियोस इजीली बन जाएंगे ना। तो आप क्या करिए, अपने पास हार्ड कॉपी हमेशा आगे खोल के रखिए। ये जो है ना फ्रेंड्स डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये आते हैं पार्ट 4th, यानी पार्ट 4th ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की पार्ट 4th में आते हैं। और आर्टिकल आते हैं फ्रेंड्स 36 to 51। अब ये जो 36 to 51 है ना फ्रेंड्स, इसमें 36 आर्टिकल नंबर 36 एंड आर्टिकल नंबर 37 इसको लेके, और आर्टिकल नंबर जो हमारे जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है ना, ये है एक्चुअल में जो शुरू होते हैं ना फ्रेंड्स, ये होते हैं आर्टिकल नंबर 38 से। बट आर्टिकल नंबर 36 और 7 में क्या क्या है वो हम नीचे देखेंगे ना एक एक करके। अब ये जो है ना फ्रेंड्स डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये है हमारे संविधान के पार्ट 4th, आर्टिकल आता है 36 to 51। और हमारे जो फ्रेमर्स यानी कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमर्स है ना फ्रेंड्स, इसको बोरोड किया था ईरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, जिसको हम कहते हैं ईरिश कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1937। यानी आयरलैंड जो है ना, आयरलैंड यूरोप में एक देश है फ्रेंड्स, आयरलैंड करके ना, उनके कॉन्स्टिट्यूशन से, इनके कॉन्स्टिट्यूशन को क्या बोलते हैं, ईरिश कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1937, यहाँ से बोरोड किया है। और ये जो ईरिश कॉन्स्टिट्यूशन है ना, इन्होंने कॉपीड किया है स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन में। अब क्वेश्चन आपसे, जो क्वेश्चन है ना, सवाल आपसे इस तरह पूछ सकते हैं कि हमारे जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी किस कॉन्स्टिट्यूशन से बोरोड किया है, तो आपको क्या टिक करना है, ईरिश कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1937, यानी ईरिश कॉन्स्टिट्यूशन, है ना कि स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन। स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से किसने कॉपीड किया था, ईरिश कॉन्स्टिट्यूशन वालों ने, यानी कि आयरलैंड के जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन में जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है उसको कहाँ से कॉपीड किया है, स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन में। बट हमारा जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है ना, इसको बोरोड कहाँ से किया है, ईरिश के कॉन्स्टिट्यूशन से ना, ये आप याद रखिए। हमारे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी क्या कह रहे हैं, दिस प्रिंसिपल इज नोवेल फीचर्स, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को लेके हमारे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब क्या कह रहे हैं, नोवेल फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये याद रखिए, बहुत सारे है ना छोटे, जो जैसे SSC हुआ, छोटे छोटे एग्जाम्स है ना, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, हमारे संविधान के किस को लेके नोवेल फीचर्स कहते हैं ना, ये है हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये याद रखिए फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में ये पूछे जाते हैं।
अब ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल अलॉन्ग विद द फंडामेंटल जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है ना फ्रेंड्स, कंटेन द फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि हमारा जो फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ डायरेक्टिव प्रिंसिपल हमारा क्या है, हमारे फिलोसफी है हमारे संविधान का, और हमारे संविधान का सोल भी है ना। यानी कि इससे भी ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है कि भाई हमारे फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल दोनों क्या है, फिलोसफी है कॉन्स्टिट्यूशन के, एंड कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है, सोल है। ये आप याद रखिए। ग्रैनवेल ऑस्टिन यानी ब्रिटिश के एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट था, है ना। ये ग्रैनवेल ऑस्टिन क्या बोल रहे हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड फंडामेंटल राइट्स को लेके कंसाइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, ये आप याद रखिए। यानी ग्रैनवेल ऑस्टिन ये कौन था, ब्रिटिश के एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट, क्या बोल रहे हैं, हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड फंडामेंटल राइट्स को लेके कंसाइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये आप याद रखिए। तो ये था फ्रेंड्स आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के थोड़ा सा है ना ब्रीफ इंट्रोडक्शन। इसके बाद है फ्रेंड्स हमारे फीचर्स ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, है ना। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स लगा दीजिए, कोई नहीं इशू। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स तो हम देखेंगे फ्रेंड्स हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का क्या क्या फीचर्स हैं। फर्स्ट क्या है ना फ्रेंड्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का फर्स्ट फीचर क्या है कि द फ्रेज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या डिनोट कर रहा है, द आइडियल दैट द जो हमारे सरकार जो है ना फ्रेंड्स, स्टेट जिसको हम बोलेंगे, स्टेट मीन्स सरकार। अब सरकार जो हमने आर्टिकल नंबर 12 में जो आपके साथ फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर में अच्छे से डिस्कस किया था, आप उसको वीडियो को नहीं देखा ना फ्रेंड्स, उस वीडियो को देखना चाहिए। इसलिए मैं क्या बोल रहा हूँ बार बार कि वीडियोस को है ना आपको सीरियल वाइज देखना चाहिए, कहीं नहीं कि आपने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स अच्छे से अगर पॉलिटी समझना है तो, है ना। जैसे कि यहाँ क्या लिखा है, द फ्रेज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी ना, यहाँ पे टर्म आ रहा है स्टेट, है ना। denotes the ideal that the state should keep in mind while formulating policies and enacting laws। मतलब हमारे सरकार, स्टेट मीन्स हमारे सरकार को हमेशा मेरे माइंड में क्या लेके चलना है, स्टेट को लेके। जब सरकार बहुत सारे पॉलिसीज़ को फॉर्मुलेट करते हैं, बहुत सारे नियम कानून को इनेक्ट करते हैं ना, तो हमारे सरकार को हमेशा क्या रखना है, मतलब स्टेट को ध्यान में रखते हुए पॉलिसीज़ को फॉर्मुलेट करना है एंड लॉस को इनेक्ट करना है ना। तो ये चीज़ है आपकी। अब ये जो है ना फ्रेंड्स, जब सरकार नियम कानून बनाते हैं लोगों के लिए ना, ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्ट्रक्शंस हैं और रिकमेंडेशंस हैं टू द स्टेट इन, चाहे वो लेजिस्लेटिव हो, एग्जीक्यूटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स, किसी भी मैटर्स को लेके है ना फ्रेंड्स, ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्ट्रक्शंस और रिकमेंडेशंस हैं टू द स्टेट। स्टेट के लिए कुछ है ना फ्रेंड्स, इसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल, कुछ प्रिंसिपल को लेके हमारे सरकार को क्या दे रहा है, डायरेक्शंस दे रहा है ना। इस चीज़ को हमेशा हमारे सरकार को क्या करना है, अपने दिमाग में रखना है। चाहे सरकार किसी भी पॉलिसीज़ को फॉर्मुलेट कर रहा होगा, किसी भी नियम कानून को बना रहा होगा ना, तब हमेशा क्या रखना है, कुछ प्रिंसिपल्स है फ्रेंड्स, उसको हमें उसको लेके कुछ डायरेक्शन है, उसको हमेशा दिमाग में रखना है ना। चाहे वो लेजिस्लेटिव हो, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स को लेके, है ना। किसी भी मैटर्स को लेके कोई नियम कानून बना रहा है ना, तब कुछ प्रिंसिपल्स हैं हमारे संविधान के अंदर, उसको कुछ डायरेक्शन है, उसको ध्यान में रखना है ना। अब ये जो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल नंबर 36 है ना फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले भी बोला कि आर्टिकल नंबर 36 एंड 7 है ना, उसको छोड़ के बाकी जो हमारे जो मेन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है ना, वो होता है आर्टिकल नंबर 38 से। वो हम आगे जाके जब सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स है ना, वहाँ से डिस्कस करना है। जो हमारे जो आर्टिकल नंबर 36 है ना, इसमें आ रहा है फ्रेंड्स द टर्म स्टेट। जो द टर्म स्टेट, ये जो पार्ट नंबर 4 में आ रहा है ना, इसका सेम मीनिंग है जो पार्ट नंबर 3 यानी फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल नंबर 12 में हमने, आप जाके देख सकते हैं फ्रेंड्स, जो आर्टिकल नंबर 12 में पार्ट नंबर 3 यानी फंडामेंटल राइट्स में जो डेफिनेशन दे रखा है ना स्टेट का, सेम मीनिंग है किसका, आर्टिकल नंबर 36 जिसमें जो स्टेट आ रहा है ना, सेम मीनिंग है जो आप पार्ट नंबर 3 में हमने डिस्कस किया था आपके साथ। इसके बाद क्या होता है ना फ्रेंड्स, therefore it includes the legislative and executive organs of the central and state government or local authorities and other public authorities in the country। that means ये जो स्टेट है ना फ्रेंड्स, वो मैंने आपके साथ पहले भी डिस्कस किया था जब हमने फंडामेंटल राइट्स पढ़ा था, है ना। अगर आप वीडियो को सीरियल वाइज देख रहे हैं ना फ्रेंड्स, तो आपको इजीली समझ आ जाएंगे कि भाई जो आर्टिकल नंबर 12 में हमने स्टेट को लेके आप डेफिनेशन लिखा है ना, उसका जो है ना सेम मीनिंग है जो आर्टिकल नंबर 36 में स्टेट आ रहा है। दैट मीन्स कौन कौन है इसके अंदर, हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट, चाहे वो लेजिस्लेटिव हो, चाहे वो एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स हो, स्टेट गवर्नमेंट, बहुत सारे राज्य है ना, राज्यों का गवर्नमेंट,
चाहे उनका एग्जीक्यूटिव हो, लेजिस्लेटिव ऑर्गन हो, लोकल अथॉरिटीज़ हो, है ना, एंड अदर पब्लिक अथॉरिटीज़, बहुत सारे पब्लिक अथॉरिटी जो हमारे देश में है ना। तो ये सारे जो है ना फ्रेंड्स, ये मैंने आपके साथ अच्छे से डिस्कस कर रखा था फ्रेंड्स, आप जाके उस वीडियो को अच्छे से देखिए। फर्स्ट फीचर ये है। अब सेकंड फीचर क्या है ना फ्रेंड्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल का। डायरेक्टिव प्रिंसिपल है ना, इसका क्या रिजेंबल है किससे, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन कब आया था हमारे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 का है ना फ्रेंड्स, उसका भी ऑलरेडी वीडियो ऑलरेडी जो प्रीवियस वीडियोस में हमने अच्छे से डिस्कस किया था, जो फर्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर फर्स्ट में, वहाँ पे मैंने आपको अच्छे से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 अच्छे से समझाया था। आप उस वीडियो को अच्छे से देखिए ना फ्रेंड्स। बोलने का क्या मतलब है, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ना, प्रिंसिपल्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल सेम है किससे, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन से, जो इन्यूमरेट हुआ था कब, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में ना। अब डॉक्टर बी एम अम्बेडकर साहब क्या बोल रहे हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर सेम है किससे, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन से, जो कौन इशू करते थे, गवर्नर जनरल एंड टू गवर्नर्स ऑफ द कॉलोनीज ऑफ इंडिया बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। यानी कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को लेकर क्या बोल रहा है, ये सेम है किससे, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन से, जो इशू करते थे कौन, गवर्नर जनरल। किन के लिए इशू करते थे, जो गवर्नर्स होते थे ना, उनके जब आरेजूम का यहाँ पे रूल था ना, गवर्नर्स किन को इशू करते थे तब, गवर्नर जनरल, गवर्नर्स जो प्रोविंस होते थे उनको, उनके लिए इशू करता था इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। अब ये किन के हिसाब से करता था, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पास होना फ्रेंड्स, उसके हिसाब से गवर्नर जनरल किसके लिए इशू करता था, गवर्नर्स के लिए ना। तो ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को लेकर बोल रहे हैं कि ये सेम है किससे, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन से। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है ना फ्रेंड्स, इसका अनदर नेम हम क्या बोल सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। अब इन दोनों का डिफरेंस क्या है, द ओनली डिफरेंस इज दैट दे आर इंस्ट्रक्शन टू द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव, है ना। अब वो क्या, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में ये जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन है ना फ्रेंड्स, वो क्या था, खाली एक इंस्ट्रक्शंस था। बट ये क्या है, ये एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है ना, कुछ प्रिंसिपल के हिसाब से चलना है। बट वो क्या था, एक इंस्ट्रक्शंस था, जो इंस्ट्रक्शंस गवर्नर जनरल बोलता था ना, उनको करना पड़ता था, है ना। बट हमारे संविधान में क्या है, कुछ प्रिंसिपल्स है, उनके हिसाब से हमें पॉलिसीज़ को फॉर्मुलेट करना है एंड नियम कानून को इनेक्ट करना है ना। तो ये है आपके सेकंड फीचर्स। तो थर्ड फीचर्स में क्या है ना फ्रेंड्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को लेके, अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल है ना फ्रेंड्स, अपने आप में एक वेलफेयर स्टेट को क्रिएट करना चाहते हैं ना। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूट, इसमें कंप्रीहेंसिव इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल प्रोग्राम है किन के लिए, मॉडर्न डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ के लिए ना, इंक्लूडिंग आवर कंट्री, डेमोक्रेटिक कंट्री है ना, डेमोक्रेटिक स्टेट। अब स्टेट जो है ना फ्रेंड्स, स्टेट का मतलब यहाँ पे कोई राज्य या किसी का बात नहीं हो रहा, स्टेट मीन्स कंट्री है ना। दैट मीन्स ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है, इसमें क्या है, बहुत ही कंप्रीहेंसिव पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल प्रोग्राम्स है ना, बहुत सारे दुनिया के जो भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं। अब इन मतलब जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल का जो एम जो है ना फ्रेंड्स, मेन एम क्या है, आइडियल्स ऑफ जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी एज आउटलाइन इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमने प्रीएम्बल डिस्कस किया था ना फ्रेंड्स, वहाँ पे आपने ऑलरेडी हमने अच्छे से डिस्कस किया था। अगर आपने उस वीडियो को भी नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाके देखिए ना। हमारे प्रीएम्बल में साफ साफ लिखा है जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी एज आउटलाइन, जो हमारे प्रीएम्बल में लिखा है, उस वीडियो को आपको अच्छे से देखिए। इसलिए मैं है ना फ्रेंड्स यहाँ पे बस रीडिंग कर रहा हूँ, क्योंकि वो ऑलरेडी हमने प्रीएम्बल को अच्छे से आपके साथ डिस्कस किया था। अब ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है ना फ्रेंड्स, ये क्या ला रहा है हमें, वेलफेयर स्टेट, नॉट द पुलिस स्टेट, है ना। पुलिस स्टेट और वेलफेयर स्टेट में क्या फ़र्क है ना फ्रेंड्स, उसके लिए हमें आगे जाके डिस्कस करेंगे आपके लिए। डायरेक्टिव प्रिंसिपल में ही हम लास्ट की जब वीडियो मैं अपलोड करूँगा ना, वहाँ पे हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। अब वेलफेयर स्टेट में क्या हमें होता है, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये सारे चीज़ आते हैं हमारे वेलफेयर स्टेट के अंदर। अब ये जो पुलिस स्टेट है ना फ्रेंड्स, ये कब था हमारे कंट्री के अंदर, कॉलोनियल एरिया, मीन्स जब अंग्रेज़ों का यहाँ पर रूल था ना, वो किस स्टेट को फॉलो करते थे, यानी कि पुलिस स्टेट को। नाउ आवर कंट्री से वेलफेयर स्टेट है ना, आप याद रखिए। इनका इस बोलने का क्या मतलब है ना फ्रेंड्स, इन ब्रीफ अगर हम बोलेंगे तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल का मकसद ही क्या है,
इकोनॉमिक एंड सोशल डेमोक्रेसी इन द कंट्री, यानी हमारे कंट्री के अंदर क्या लाना, इकोनॉमिक एंड सोशल डेमोक्रेसी, है ना, सबको इनकम इक्वलिटीज़, समाज में सब बराबर, है ना, ये सारे चीज़ के इसमें आते हैं आपके वेलफेयर स्टेट में। यही अब क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं कि भाई डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का जो है ना फ्रेंड्स, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इम्बॉडी द कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट, है ना, वहाँ पे आपको वेलफेयर स्टेट को आंख बन करके टिक करके आना है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल किससे रिलेट है, हमारे वेलफेयर स्टेट, है ना। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको छोटे छोटे एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसको इस बात को आप याद रखिए। अब जो फोर्थ फीचर है ना फ्रेंड्स डायरेक्टिव प्रिंसिपल का, अब ये क्या है, ये नॉन जस्टिसिएबल है, यानी कि आप जैसे पिछले वीडियो में आपके साथ फंडामेंटल राइट्स जब आप डिस्कस किया था, तब फंडामेंटल राइट्स क्या था, जस्टिसिएबल, अगर किसी का वायलेट हो रहा है तो हम इजीली कोर्ट में जा सकते हैं। बट ये है ना फ्रेंड्स डायरेक्टिव प्रिंसिपल, किसी का वायलेट होना तो हम कोर्ट्स में जो चाहे वो आर्टिकल 226 के हिसाब से हाई कोर्ट में हो, चाहे वो आर्टिकल 32 के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट में हो, तो ये चीज़ें है ना फ्रेंड्स, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल में हमें अवेलेबल नहीं है। दैट मीन्स नॉन जस्टिसिएबल, है ना। अब हम लीगली इन्फोर्सेबल नहीं कर सकते किसी कोर्ट में फॉर देयर वायलेशन। अगर किसी का डायरेक्टिव प्रिंसिपल को लेके वायलेट हो रहा है ना, तो हम कोर्ट में जाने के लिए ये अवेलेबल नहीं है। दैट मीन्स ये नॉन जस्टिसिएबल है। क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि नॉन जस्टिसिएबल नेचर जो है ना हमारे संविधान के किस अंक में यानी पार्ट में हमें देखने को मिलता है, पार्ट फर्स्ट, सेकंड, है ना, थर्ड, फोर्थ, फिर आपको आंक बन करके किस में डालना है, पार्ट थर्ड में। अगर नॉन जस्टिसिएबल वहाँ पे क्वेश्चंस आएंगे कि भाई डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या नॉन जस्टिसिएबल है, हाँ ऑब्वियसली है ना। दैट मीन्स क्या है, हम किसी भी कोर्ट में लीगल इन्फोर्सेबल नहीं कर सकते, है ना, किसी का अगर वायलेशन हो रहा है तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को लेके। इसलिए जो हमारे चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो ना, चाहे लोकल की सरकार हो, हम किसी को भी कंपेल नहीं कर सकते हैं कि भाई इसको इम्प्लीमेंट ही करना होगा, है ना, किसी को ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं। फिर भी जो है ना फ्रेंड्स आर्टिकल 37 इट सेल्फ सेज दैट दिस प्रिंसिपल्स आर फंडामेंटल इन गवर्नेंस ऑफ द कंट्री एंड इट शैल बी ड्यूटी ऑफ स्टेट टू अप्लाई दिस प्रिंसिपल इन मेकिंग लॉज। फिर भी जो हमारे आर्टिकल नंबर 37 है ना फ्रेंड्स, इसलिए मैं क्या बोल रहा हूँ, आर्टिकल नंबर 36 एंड 37 है ना, ये जो मेन जो हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल है ना, ये आते हैं आर्टिकल नंबर 38 से, है ना। फिर भी जो हमारा 37 क्या बोल रहा है, फंडामेंटल्स, जो ये जो प्रिंसिपल्स है ना डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, ये फंडामेंटल्स है किसके लिए, हमारे कंट्री के अंदर गवर्नेंस को लाने के लिए। और ये हमारा सरकार यानी स्टेट का ड्यूटी है कि इन प्रिंसिपल्स को, बहुत सारे प्रिंसिपल्स जो हम आगे एक एक करके डिस्कस करेंगे ना, क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं, हमारे सरकार का ये ड्यूटी होता है कि इस प्रिंसिपल्स को अप्लाई करें। किस चीज़ के लिए, जब नियम कानून जब बनाते हैं ना सरकार नियम कानून बनाने के लिए इस प्रिंसिपल्स को क्या करना होगा, अप्लाई करना होगा। दैट मीन्स आर्टिकल 37 फिर भी हमें ये सुविधा दे रहा है। मगर अगर जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है ना फ्रेंड्स, ये नॉन जस्टिसिएबल है, हम किसी कोर्ट में जाने के लिए अधिकार नहीं है ना डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को लेके। बट हमें फंडामेंटल राइट्स को ऑलरेडी जस्टिसिएबल है, जो हमने एक एक करके आपके साथ अच्छे से डिस्कस किया था, है ना। तो ये है आपके 4 फीचर ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। अब 5th फीचर क्या है ना फ्रेंड्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल अपने आप में क्या है, नॉन जस्टिसिएबल इन नेचर है कि भाई हम कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। फिर भी हेल्प द कोर्ट्स एग्जामिनिंग, फिर भी जो है ना फ्रेंड्स हमारे कोर्ट्स है ना, यानी चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट है ना, अब नीचे के कोर्ट जो वो तो अपने पार्लियामेंट के पास पावर है, जो हमने आपके साथ अच्छे से डिस्कस किया था। आर्टिकल यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है ना फ्रेंड्स, ये क्या है, इसका इनका नेचर क्या है डायरेक्टिव प्रिंसिपल का, कि ये नॉन जस्टिसिएबल है। फिर भी जो है ना फ्रेंड्स हमारे कोर्ट जो है ना हमें हेल्प करते हैं कि जब सरकार कोई नियम कानून बनाते हैं कि है ना, कि भाई ये नियम कानून जो सरकार बना रहा है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है कि नहीं, है ना। बोलने का क्या मतलब है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्या है, नॉन जस्टिसिएबल है। अगर किसी का वायलेट हो रहा है डायरेक्टिव प्रिंसिपल, सरकार कुछ नियम कानून बना रहा है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को लेके, है ना, जो हमने पिछले आपके साथ आर्टिकल 31C में अच्छे से डिस्कस किया था। दैट मीन्स सरकार कोई डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को लेके नियम कानून बना रहा है ना, तो हम कोर्ट में तो नहीं जा सकते। फिर भी हमारा कोर्ट जो है ना फ्रेंड्स इस चीज़ को लेके हेल्प करते हैं लोगों के लिए, है ना, कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है कि नहीं किसी भी नियम कानून को जो सरकार बना रहा है। जैसे बहुत टाइम्स सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, बहुत सारे नियम कानून जो सरकार बना रहे हैं ना उनको कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी बना दिया ना। अगर सरकार कोई नियम कानून बना रहा है टू गिव इफेक्ट टू द डायरेक्टिव प्रिंसिपल, इट में कंसिडर सच लॉ है रीजनेबल इन रिलेशन टू, अगर वो इफेक्ट कर रहा है किसको, आर्टिकल नंबर 14 में, जो क्या है फंडामेंटल राइट्स है। आर्टिकल नंबर 19 क्या है ना, फंडामेंटल राइट्स है।
तो सुप्रीम कोर्ट ने हमें क्या बना, इस चीज़ को क्या बना दिया कि आर्टिकल डायरेक्टिव प्रिंसिपल को लेके सरकार कुछ नियम कानून बना रहे हैं, अगर वो इफेक्ट होगा किस को लेके, आर्टिकल नंबर 14 को लेके जो फंडामेंटल राइट है, और आर्टिकल नंबर 19 क्या है, फंडामेंटल राइट है ना, उसको लेके कुछ इफेक्ट हो रहा है ना फ्रेंड्स, उसको क्या करार दिया, रीजनेबल करार दिया है ना। बट कोर्ट जो है ना फ्रेंड्स उसमें भी क्या करते हैं, लोगों के हेल्प करते हैं कि भाई ये कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है कि नहीं। बोलने का क्या मतलब है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल अपने आप में नेचर क्या है, नॉन जस्टिसेबल है। जैसे अगर कोई सरकार नियम कानून बना रहा है, बट नियम कानून बना रहा है किस चीज़ को लेके, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को लेके ना, अगर वो इफेक्ट होगा किसको लेके, आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 है ना, जो क्या है फंडामेंटल राइट्स है ना, उसको हमारे सुप्रीम कोर्ट क्या बना दिया, रीजनेबल बना दिया ना, क्योंकि सरकार किस चीज़ को लेके नियम कानून बना रहा है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को लेके। तो ये कुछ फीचर्स है फ्रेंड्स आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। उसके बाद है आपके क्लासिफिकेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। क्या क्या क्लासिफिकेशंस हैं वो हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द कंटेंट एंड डायरेक्शन है ना, क्या क्या डायरेक्शन देते हैं। अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को हम कितने ब्रॉडली कितने टाइप में क्लासिफाइड करते हैं, 3 टाइप में है ना। एक हुआ सोशलिस्टिक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, गांधीयन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एंड लिबरल इंटेलेक्चुअल डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। ये जो है ना फ्रेंड्स, सोशलिस्टिक, गांधीयन एंड लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल 3 है, वो हमें एक एक करके डिस्कस करना है। अब ये जो प्रिंसिपल्स है ना फ्रेंड्स, फर्स्ट जो सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स, ये किस आइडियोलॉजी को रिफ्लेक्ट करते हैं, सोशलिज्म को है ना। अब सोशलिज्म और कैपिटलिज्म, इसको लेके क्या होगा ना फ्रेंड्स, मैं एक अलग सा वीडियो बना दूंगा, सोशलिज्म आइडियोलॉजी क्या है और कैपिटलिज्म आइडियोलॉजी क्या है। उसमें एक्चुअल में जो है ना फ्रेंड्स, उसमें जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे ना वहाँ पे आपको मिलेंगे, बट ये जो सोशलिज्म और कैपिटलिज्म को लेके फिर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा। फिर भी जो है ना फ्रेंड्स, बोलने का क्या मतलब है, जो ये जो हमारा सोशलिस्टिक प्रिंसिपल है ना, ये किस आइडियोलॉजी पे रिफ्लेक्ट करते हैं, सोशलिज्म को लेके है ना। अब ये जो सोशलिज्म है ना फ्रेंड्स, सोशलिज्म मीन्स डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट स्टेट, यानी हमारा क्या है, डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट स्टेट। अब डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट स्टेट का एम क्या है, प्रोवाइडिंग इकोनॉमिक एंड सोशल जस्टिस, सबको समाज में सबको बराबर के जस्टिस देना, इकोनॉमिकली सबको है ना बराबर के जस्टिस देना। अब ये जो है ना फ्रेंड्स, डेमोक्रेटिक सोशलिस्टिक स्टेट, ये किस बात को हमें सेट करके दे रहे हैं, टुवर्ड्स वेलफेयर स्टेट। वेलफेयर स्टेट मीन्स जहाँ पे सब क्या हो, इक्वली जस्टिस थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया है ना, आइडियल्स ऑफ जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये सारे चीज़ किस में आते हैं ना फ्रेंड्स, ये आते हैं वेलफेयर स्टेट में। यानी कि जो हमारा सोशलिस्टिक डेमोक्रेटिक सोशलिस्टिक स्टेट है ना, ये हमें किस बात को दे रहा है, सेट करके दे रहा है, वेलफेयर स्टेट को। अब वेलफेयर क्या स्टेट क्या होते हैं, जहाँ पे सबके लिए सोशली एंड इकोनॉमिकली जस्टिस बराबर के मिले, ये सारे होते हैं आपके वेलफेयर स्टेट के अंदर। अब ये जो है ना फ्रेंड्स, सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स, ये स्टेट को क्या डायरेक्शन दे रहे हैं, फर्स्ट टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल बाय सिक्योरिंग ए सोशल ऑर्डर परमिटेड बाय जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, एंड टू मिनिमाइज इनइक्वालिटीज, इनकम, स्टेटस, फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज। आर्टिकल नंबर 38, ये आप याद रखिए। ये जो है ना फ्रेंड्स, आर्टिकल नंबर सोशलिस्टिक प्रिंसिपल के फर्स्ट पॉइंट है, ये हमारे स्टेट को क्या डायरेक्ट दे रहे हैं कि सबको क्या करना है, वेलफेयर ऑफ द पीपल, यानी कि लोगों के लिए लोगों के वेलफेयर के लिए काम करना है ना, और सबको सिक्योर करना है, सोशल ऑर्डर, सबको सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस देना है, और कम करना है किस चीज़ को लेके, इनकम इनइक्वालिटीज़ को लेके है ना, सबको इनकम देना है ना, सबको बराबर के हक के इनकम देना है, स्टेटस को लेके इक्वलिटीज़ करना है, फैसिलिटीज़ एंड अपॉर्चुनिटीज़ है ना, अपॉर्चुनिटीज़ को लेके सबको क्या करना है, इक्वल बनाना है। ये है आपके आर्टिकल नंबर 38। यानी कि आर्टिकल नंबर 38 क्या बोल रहा है, हमारे सरकार को है ना फ्रेंड्स, प्रमोट करना है वेलफेयर ऑफ द पीपल, यानी लोगों के वेलफेयर के लिए काम करना है, सबको सोशल ऑर्डर के अंदर सबको सिक्योर करके रखना है, जस्टिस जैसे कि सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, जो हमने प्रियम्बल में आपके साथ अच्छे से डिस्कस किया था है ना, सबको सोशली जस्टिस करना है, इकोनॉमिकली जस्टिस करना है, देना है, और पॉलिटिकली जस्टिस देना है, और सबको इनकम इनइक्वालिटीज़ होता है ना फ्रेंड्स, उसमें उसको ख़त्म करना है, चाहे वो स्टेटस इनइक्वालिटीज़ होगा, चाहे वो अपॉर्चुनिटी के हिसाब से इनइक्वालिटीज़ होगा, तब इन चीज़ों में क्या करना है, हमारे सरकार को वेलफेयर ऑफ द पीपल, इन सारे चीज़ों में
सब लोगों के वेलफेयर को देखना है। ये है आपके आर्टिकल नंबर 38 में, है ना, सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स के अंदर, यानी कि सोशलिस्टिक प्रिंसिपल के आर्टिकल नंबर 38 में, है ना। अब आर्टिकल नंबर 39 को लेके सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स क्या डायरेक्ट दे रहा है, ये आप देखिए। क्या करना है, सिक्योर करना है सबको द राइट टू एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर ऑल सिटीजन्स, है ना, सबके, है ना, सबके लाइवलीहुड के लिए, जब भारत के सभी नागरिकों के लिए ना राइट टू एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड देना है ना फ्रेंड्स, जिसको हम कहते हैं ना रोटी कपड़ा मकान, ये सारे देना है सबके लिए। सेकंड क्या है ना फ्रेंड्स, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्स ऑफ द कम्युनिटी ऑफ कॉमन गुड, सब के लिए ना, सबके अच्छाई के लिए इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो रिसोर्स होता है ना, सबको बराबर डिस्ट्रीब्यूट करना है। प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, है ना, प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि क्या करना है ना फ्रेंड्स, जो वेल्थ है ना एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, उसके लिए क्या करना है, सबके लिए प्रिवेंट करके रखना है। जैसे फॉर एग्जांपल है ना फ्रेंड्स, प्रिवेंशन एंड कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, मीन्स ऑफ जो प्रोडक्शन जो होता है ना, कंट्री में जितने भी चीज़ें बन रहे हैं ना, इन सब को लेके सरकार को क्या करना है, सिक्योर करके रखना है ना। ये है आपके इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, जो हमने अच्छे से आपके साथ डिस्कस किया था फंडामेंटल राइट्स में। सबको जितना काम करे उतना आपको पेमेंट मिलना चाहिए, चाहे वो मैन हो चाहे वो वुमेन हो। प्रिजर्वेशन ऑफ द हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स एंड चिल्ड्रन अगेंस्ट फोर्सिबल अब्यूज़, है ना, किसी मतलब बच्चे को है ना उसको फोर्सिबल अब्यूज़ नहीं करना है। सबके लिए क्या करना है, हेल्थ एंड स्ट्रेंथ वर्कर्स को क्या करना है, करके रखना है, हेल्दी एंड स्ट्रेंथ करके रखना है। और एफ जो पॉइंट है ना फ्रेंड्स, ये है अपॉर्चुनिटीज़ फॉर हेल्थी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों के डेवलपमेंट के लिए हमें बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ खोलना है ना। तो ये है आपके आर्टिकल नंबर 39 के अंदर। आर्टिकल नंबर 39A में क्या आ रहा है ना फ्रेंड्स, टू प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द पुअर, यानी कि सारे जो गरीब लोग होते हैं ना उनको इक्वली क्या करना है, लीगल एड देना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर किसी के पास पैसा नहीं होगा ना, कोई केस लड़ना होगा, उसके लिए क्या करना है, लीगल एड देना है। अगर वो वकील खड़ा करना चाहेंगे ना कोई गरीब इंसान, उसके लिए सरकार अपने हिसाब से क्या करना है, लीगली एड देना है। तो ये चीज़ें हैं आर्टिकल नंबर 39A में। 41 में क्या आ रहा है ना फ्रेंड्स, जो सोशलिस्टिक प्रिंसिपल में टू सिक्योर राइट टू वर्क, है ना, सबके लिए राइट टू वर्क, काम करने के अधिकार हैं, एजुकेशन लेने के अधिकार हैं, पब्लिक असिस्टेंस इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, है ना, अगर कोई अनएम्प्लॉयमेंट है ना, इसको क्या देना है, पब्लिक असिस्टेंस सरकार देते हैं। ओल्ड एज के लिए असिस्टेंस देते हैं, सिकनेस के लिए जो बीमार है उनके लिए असिस्टेंस देते हैं, डिसेबलमेंट जो काम नहीं कर पाते हैं ना फ्रेंड्स, उन सब के लिए सरकार क्या देते हैं, असिस्टेंस देते हैं। ये आते हैं आर्टिकल नंबर 41 में। प्रोविजंस बनने हैं किसके लिए, जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन फॉर वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ, है ना, जो मैटरनिटी रिलीफ होता है ना फ्रेंड्स, उनके लिए क्या करना है, सरकार को प्रोविजंस देने हैं। ह्यूमन कंडीशन सबको है ना, मतलब क्या करना है ना फ्रेंड्स, प्रोविजंस ऐसे बनाने हैं कि ऐसे कंडीशंस बनाना कि सब के लिए एक जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क, काम को लेके ना फ्रेंड्स एक क्या करना है, प्रोविजंस बनाने हैं काम को लेके, एक अच्छी और स्वास्थ्य काम हो सबके लिए। एंड मैटरनिटी रिलीफ आप समझ सकते हो आर्टिकल नंबर 42 के अंदर। टू सिक्योर ए लिविंग वेज, है ना, सबको ज़िंदा रहने के लिए वेज देना है। ए डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, है ना, सबको स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, डिसेंट तरीके की लाइफ देना डायरेक्ट करते हैं सरकार को। सोशल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल वर्कर्स, है ना, सबके लिए सोशल एंड कल्चरली अपॉर्चुनिटी देना। ये है आपके आर्टिकल नंबर 43। आर्टिकल नंबर 43A में क्या आ रहा है ना फ्रेंड्स, टू टेक स्टेप्स टू सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, है ना, जो हमारे वर्कर्स होता है ना फ्रेंड्स, उनको पार्टिसिपेशन देना इंडस्ट्रीज़ के अंदर, है ना, दैट मीन्स सबको काम दिलाना सरकार को, है ना। ये है आर्टिकल नंबर 43। इस चीज़ के लिए सरकार को स्टेप्स उठाना, लेवल ऑफ न्यूट्रिशन बढ़ाना, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाना लोगों का, और पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव करना। ये आते हैं आपके आर्टिकल नंबर 47 में। तो ये है फ्रेंड्स आपके सोशलिस्टिक प्रिंसिपल। तो सोशलिस्टिक प्रिंसिपल कहाँ से आ रहा है, आर्टिकल नंबर 38 में। फर्स्ट क्या आ रहा है, सरकार को प्रमोट करना है, सबको सिक्योर कर रखना है, चाहे वो सोशली हो, इकोनॉमिकली हो, पॉलिटिकली हो, और इनकम इनइक्वालिटीज़ को ख़त्म करना है, स्टेटस को लेके, आपके फैसिलिटीज़ को लेके, आपको अपॉर्चुनिटीज़ को लेके, सब किस में आते हैं, आर्टिकल नंबर 38 में। 39 में क्या आ रहा है ना फ्रेंड्स, सबके लिए क्या करना है, एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड देना है सरकार को। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो रिसोर्सेज होते हैं ना, उनको इक्विटेबली सबको बराबर डिस्ट्रीब्यूट करके देना है।
प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, है ना, सबको प्रिवेंट करके रखना है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के अंदर, है ना। इक्वल पे फॉर, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत, है ना, सबको इक्वल पे करना है। प्रिजर्वेशन ऑफ हेल्थ ऑफ वर्कर्स एंड चिल्ड्रन अगेंस्ट फोर्सिबल एब्यूज़, है ना, सबको बच्चों को फोर्सिबल एब्यूज़ नहीं करने हैं। और वर्कर्स को जो है ना उनके हेल्थ को लेके उनको स्ट्रेंथ बढ़ाना है ना, और बच्चों के हेल्दी डेवलपमेंट के लिए अपॉर्चुनिटीज़ बनाना है। तो ये सब आते हैं आर्टिकल नंबर 39 में। और लीगली एड देना, जो गरीब लोग किसी भी केस के लिए लड़ते हैं ना फ्रेंड्स, उसको लीगली एड देना, आर्टिकल नंबर 39 ए। 41 में क्या आते हैं, असिस्टेंस देना, पब्लिक असिस्टेंस, बहुत सारी तरीके के जो सरकार असिस्टेंस देते हैं ना फ्रेंड्स, चाहे वो ओल्ड एज में चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट हो, इन चीज़ों को लेके। मैटरनिटी रिलीफ देना, प्रोविजंस बनाना, ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क, काम करने के लिए, है ना, सबको डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटी सबके लिए खोलना, आर्टिकल नंबर 43 ए में क्या है ना फ्रेंड्स, स्टेप्स उठाना सरकार को कि पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़ में काम कराने के लिए, और लोगों का न्यूट्रिशन बढ़ाना, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाना, ये है आर्टिकल नंबर 47। तो ये है फ्रेंड्स आपके सोशलिस्टिक प्रिंसिपल। सेकेंड है आपके फ्रेंड्स आपके गांधीयन प्रिंसिपल। तो गांधीयन प्रिंसिपल क्या है ना फ्रेंड्स, इसको आप देखिए। ये जो गांधीयन प्रिंसिपल है ना फ्रेंड्स, ये किन के आइडियोलॉजी के ऊपर बेस्ड है, हमारे राष्ट्रपिता यानी फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी जी के, है ना, आइडियोलॉजी पे बेस्ड है। अब इसका क्या है ना फ्रेंड्स, दे रिप्रेजेंट द प्रोग्राम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन इनिशिएटेड बाय द गांधी ड्यूरिंग द नेशनल मूवमेंट, है ना। अब ऐसे प्रोग्राम जो हमारे गांधी जी जो है ना फ्रेंड्स, उन्होंने इनिशिएट किया था जब हमारे नेशनल मूवमेंट चल रहे थे ना। गांधी जी के ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए जो कुछ उनके आइडियाज़ थे ना, उनको किस में डाल दिया, हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अंदर। क्या क्या उनका ये सोच था गांधी जी का, पहला विलेज पंचायत को बनाना, और क्या बनाना, विलेज पंचायत को ऑर्गेनाइज करना एंड इंडोव देम विथ नेसेसरी पावर्स एंड अथॉरिटी टू इनेबल देम टू फंक्शन एज यूनिट्स ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। कि भाई गांधी जी का पहला आइडिया उनका क्या था ना, कि विलेज पंचायत को बढ़ाना है ना। क्यों, इसलिए कि वो अपना जो फंक्शन जो है ना फ्रेंड्स, उनका अपना पावर जो है ना, जो विलेज लेवल, उनको खुद के पास दे देना। क्यों, क्योंकि गांधी जी क्या चाहते थे, जो विलेज लेवल से ही तरक्की हो, देश की जो नीचे जो तबके के है ना, विलेज लेवल से वहाँ से तरक्की होगा ना फ्रेंड्स, तो देश बहुत तरक्की कर जाएगी ना। ये आते हैं आपके आर्टिकल नंबर 40 में, किसको लेके, सेल्फ गवर्नमेंट को लेके, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जिसको हम बोलते हैं, आर्टिकल नंबर 40 के अंदर, है ना। तो ये किन का आइडिया था, हमारे महात्मा गांधी जी का ना, फादर ऑफ द नेशन का। और सेकेंड उनका क्या आइडिया था ना फ्रेंड्स, कॉटेज इंडस्ट्रीज़ बनाना, जो छोटे छोटे इंडस्ट्रीज़ होना उनको प्रमोट करना, और इंडिविजुअल फॉर और कोऑपरेशन बेसिस इन रूरल एरियाज़, है ना, वो कोऑपरेट करना कहाँ पे, रूरल एरियाज़ में। तो इनका ये सेकंड आइडिया था आर्टिकल नंबर 43 में। और आर्टिकल नंबर 43B में क्या आ रहा है ना फ्रेंड्स, टू प्रमोट वॉलंटियरली फॉर्मेशन, ऑटोनोमस फंक्शनिंग, डेमोक्रेटिक कंट्रोल एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को प्रमोट करना। तो ये अब ये खुद समझ सकते हो ना। फोर्थ क्या है ना फ्रेंड्स, आर्टिकल नंबर 46 को लेके, एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ SCs एंड अदर वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, उनके एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट को बढ़ाना, एंड टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम सोशल इंजस्टिस एंड एक्सप्लॉयटेशन, जो सोशल इंजस्टिस एक्सप्लॉयटेशन चीज़ें होते हैं ना, उन चीज़ को ख़त्म करना, और एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ SC, चाहे वो ST हो चाहे वो SCs हो, और अदर बहुत सारे वीकर सेक्शन होते हैं ना, उन चीज़ों को उनके हक में जस्टिस देना, चाहे वो सोशली हो, है ना। तो ये चीज़ें चाहे वो इकोनॉमिकली हो, और एजुकेशन को लेके उनके इंटरेस्ट को बढ़ाना, तो ये इनका आइडिया था आर्टिकल नंबर 46। आर्टिकल नंबर 47 क्या है ना फ्रेंड्स, प्रोहिबिट, मना है, रोकना किस चीज़ को लेके, इंटॉक्सिकेंट ड्रिंक्स को लेके ना, ड्रग्स होते हैं और जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इंजूरियस है ना, इस चीज़ को रोकना, यह है आर्टिकल नंबर 47। और रोकना किस चीज़ को, स्लॉटर ऑफ काउस को लेके एंड अदर मिल्च एनिमल होते हैं ना, एंड ड्राफ्ट केटल एंड टू इम्प्रूव दियर ब्रीड्स, उनके ब्रीड्स को बढ़ाना है ना, उनके ब्रीड्स को इम्प्रूव करना, ये है आपके आर्टिकल नंबर 48। तो ये चीज़ें हैं फ्रेंड्स आपके गांधीयन प्रिंसिपल्स में, यानी कि गांधीयन प्रिंसिपल में जो आ रहा है ना, वो आर्टिकल नंबर 40, 43, 43B, 46, 47 एंड 48, ये आप समझ सकते हो। तो ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के जो ये सोशलिस्टिक, गांधीयन एंड लिबरल इंटेलेक्चुअल है ना फ्रेंड्स, ये मतलब खुद ऐसे ही आप पढ़ सकते हो, ये इतना वो मुश्किल नहीं है ना। तो लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स में क्या आते हैं ना फ्रेंड्स,
ये किस आइडियोलॉजी के ऊपर बेस्ड है? लिबरलिज्म। अब इसमें क्या क्या डायरेक्ट देते हैं स्टेट को? टू सिक्योर फॉर ऑल सिटीजन यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द कंट्री, आर्टिकल नंबर 44। यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है ना फ्रेंड्स, जैसे फॉर एग्जांपल होते हैं आपके क्रिमिनल केस, दूसरा होता है सिविल केस, तीसरा होता है पर्सनल मैटर जो होता है ना फ्रेंड्स। अब हमारे जो फाउंडिंग फादर्स हैं ना, वो क्या जानते थे कि हमारे जो समाज जो है ना फ्रेंड्स, भारतीय समाज यानी इंडियन सोसाइटी इतना डाइवर्स है ना, तो इस चीज़ को लेके हमारे फाउंडिंग फादर्स ने क्या किया, यूनिफॉर्म सिविल कोड को आर्टिकल नंबर 44 के हिसाब से बना दिया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, सबको लेके यूनिफॉर्म है ना। तो आप समझ सकते हो यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल नंबर 44 में आते हैं ना फ्रेंड्स, ताकि देश के अंदर यानी समाज के अंदर कम्युनल राइट्स ना हो, है ना। यूनिफॉर्म सिविल कोड, जैसे अपने लॉस होते हैं, मुस्लिम के अपने मुस्लिम लॉस होते हैं, हिंदूज़ के अपने हिंदूज़ लॉस होते हैं ना। तो इस चीज़ को लेके हमारे फाउंडिंग फादर जो है ना फ्रेंड्स, वो क्या चाहते थे, देश के अंदर सब क्या हो, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहते थे ना। तो ये आते हैं आर्टिकल नंबर 44 के अंदर। उसके बाद क्या है ना फ्रेंड्स, आर्टिकल नंबर 45 के अंदर, टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 6 ईयर्स तक। कंप्लीट तब तक होगा ना, तब तक सबको क्या देना, अपने चाइल्डहुड एजुकेशन देना उनको, आर्टिकल नंबर 45। उसके बाद क्या करना, ऑर्गेनाइज करना एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्रीज को ऑर्गेनाइज करना ऑन मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइंस पे, है ना। बट क्या होना चाहिए, मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइंस। ये है आर्टिकल नंबर 48। हमारे पर्यावरण को लेके यानी इन्वायरमेंट को लेके इम्प्रूव करना, उन इन्वायरमेंट को हमें प्रोटेक्ट करना, और हमारे फॉरेस्ट को सेफ गार्ड करना, इन वाइल्ड लाइफ को सेफ गार्ड करना। ये है आर्टिकल नंबर 48, है ना। हमारे प्रोटेक्ट करने किस चीज़ को लेके, मोन्यूमेंट्स को लेके, प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ आर्टिस्टिक और हिस्टोरिक इंटरेस्ट विच आर डिक्लेयर टू बी ए नेशनल इंपॉर्टेंस, जो नेशनल इंपॉर्टेंट है ना फ्रेंड्स। ये चीज़ें आते हैं आपके फंडामेंटल ड्यूटीज़ में, जब हम वहाँ डिस्कस करेंगे ना, तो अच्छे से वहाँ डिस्कस करेंगे। तो इन चीज़ों को हमें प्रोटेक्ट करना, सेपरेट करना किस चीज़ को, जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इन ए पब्लिक सर्विस ऑफ द स्टेट। यानी कि आर्टिकल 50 जो है ना फ्रेंड्स, वो सेपरेट कर रहे हैं किस चीज़ को, जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव को। ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना, बहुत ही मतलब फेमस क्वेश्चन है ये, किसी भी एग्जाम में पूछे जाते हैं कि भाई आर्टिकल नंबर 50 किस चीज़ से रिलेटेड है, सेपरेट करते हैं किस चीज़ को, जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव को। ये आप याद रखिए। उसके बाद क्या है ना फ्रेंड्स, और हमारा ये लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल में और एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल नंबर 51 क्या है ना फ्रेंड्स, प्रमोट करना किस चीज़ को, पूरी दुनिया के इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को, ऑनरेबल रिलेशन बिटवीन द नेशंस, है ना। नेशंस एक दूसरे के उसको रिलेशंस को अच्छे से बढ़ाना, इंटरनेशनल लॉ को हमें रिस्पेक्ट देना, एंड ट्रीटी ऑब्लिगेशन, जो ट्रीटीज़ होते हैं ना देशों में, संबंध जो हमें साइन करते हैं ट्रीटीज़, उनको हमें रिस्पेक्ट करना, इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स को क्या करना, सेटल में मतलब उसको पीसफुली हमें सेटल करना। ये सारी चीज़ें डिस्प्यूट बाय आर्बिट्रेशन ना। तो ये चीज़ें आते हैं आपके लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स। तो ये जो 3 प्रिंसिपल्स हैं ना फ्रेंड्स, ये आप अपने हिसाब से आर्टिकल्स को याद रखिए, बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं और आप इजीली खुद समझ सकते हो ना, ये इतना मुश्किल नहीं है। उसके बाद न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या क्या है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 हुआ था ना फ्रेंड्स। इसने क्या कर दिया, 4 न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को ओरिजिनल लिस्ट में डाल दिया। वो क्या क्या है, टू सिक्योर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर हेल्थी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, जो आर्टिकल नंबर 39 में हमने जो F पॉइंट है ना फ्रेंड्स, 39 के F पॉइंट, अपॉर्चुनिटीज़ फॉर हेल्थी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, उस चीज़ को डाल दिया ओरिजिनल लिस्ट के अंदर, है ना। हेल्थी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन यानी कि बच्चों के डेवलपमेंट के लिए, उनके हेल्दी यानी कि बच्चों के डेवलपमेंट के लिए और उनके अपॉर्चुनिटीज़ के लिए क्या करना, उनके चीज़ों को बढ़ाना, है ना। तो ये है आपके आर्टिकल नंबर 39, जो आपके आर्टिकल नंबर 39 के F पॉइंट में वो आप देखिए, इस चीज़ को डाल दिया ओरिजिनल लिस्ट के अंदर, ये आप समझिए। तो ये है फ्रेंड्स आपके न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का पहला पॉइंट। सेकंड क्या है ना, प्रोमोट करना इक्वल जस्टिस एंड टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द पुअर, यानी कि जो आर्टिकल नंबर 39A आ रहा है ना फ्रेंड्स, इसको भी किसने डाल दिया ओरिजिनल लिस्ट के अंदर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के, ना। तो ये देना है हमारे सरकार को, इस चीज़ को डायरेक्ट करना है ना, आर्टिकल नंबर 39A में आ रहे हैं। और आर्टिकल नंबर 43A जो है ना फ्रेंड्स, आर्टिकल नंबर 43A वो आप देखिए इस प्रिंसिपल में ना, पॉइंट नंबर 7 आपके सोशलिस्टिक प्रिंसिपल में, उसमें क्या है ना फ्रेंड्स, टू टेक स्टेप्स टू सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, है ना। इंडस्ट्रीज़ के मैनेजमेंट के लिए सरकार को स्टेप्स उठाना और
वर्कर्स के पार्टिसिपेशन को बढ़ाना, ये आता है आपके आर्टिकल नंबर 43A में, उसको भी डाल दिया किस में, ओरिजिनल लिस्ट के अंदर। और हमारे पर्यावरण को यानी इन्वायरमेंट को बचाना, हमारे फॉरेस्ट को बचाना, हमारे वाइल्ड लाइफ को बचाना, इसको भी डाल दिया हमारे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 के थ्रू ओरिजिनल लिस्ट ऑफ न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अंदर, है ना। ये 4 डाल दिया फ्रेंड्स आपके 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, आप याद रखिए। उसके बाद जो 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 जो आता है ना फ्रेंड्स, उसमें 1 मोर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को डाल दिया किसमें, ओरिजिनल लिस्ट के अंदर, है ना। जैसे कि आर्टिकल नंबर 38 जो है ना फ्रेंड्स, उसको भी डाल दिया। क्या करना है स्टेट को, यानी कि हमारी सरकार को क्या करना है, इनकम इनइक्वलिटीज़ को ख़त्म करना है, स्टेटस को लेके, फैसिलिटीज़ को लेके एंड अपॉर्चुनिटीज़ जो है आर्टिकल नंबर 38, उसको भी ओरिजिनल लिस्ट में डाल दिया। अब जो 86th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002 जो हुआ था ना फ्रेंड्स, उसने चेंज किया किसको, सब्जेक्ट मैटर ऑफ आर्टिकल 45। आर्टिकल 45 क्या है ना फ्रेंड्स, जो प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अनटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 6 ईयर्स तक, कंप्लीट होने तक क्या देना, हमें चाइल्डहुड एजुकेशन देना, है ना। ये डाल दिया किस में, ओरिजिनल लिस्ट में। कब, 86th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002 में, है ना। एलिमेंट्री एजुकेशन इज फंडामेंटल राइट, और ये बना दिया कि फंडामेंटल राइट बना दिया ना। और ये किस में है, आर्टिकल नंबर 21A जो मैंने आपके साथ अच्छे से डिस्कस किया था। स्टेट टू प्रोवाइड अर्ली एजुकेशन एंड चाइल्डहुड फॉर अनटिल द एज ऑफ 6 ईयर्स, 6 ईयर्स तक कंप्लीट होने तक हमें क्या करना है। अब स्टेट जो है ना फ्रेंड्स, हमारे सरकार हमें बच्चों के लिए क्या देते हैं, अर्ली चाइल्डहुड, है ना, जो मतलब सब बच्चों के लिए क्या देते हैं, पढ़ाई यानी शिक्षा को लेके सरकार हमें बच्चों को फ्री अर्ली चाइल्डहुड एंड एजुकेशन सब बच्चों को देते हैं। तो ये हुआ फ्रेंड्स आपके 86th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002। अब ये जो 97 अमेंडमेंट एक्ट हुआ था ना फ्रेंड्स 2011 में, उसने क्या कर दिया, और एक प्रिंसिपल्स को डाल दिया, किसको लेके, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को लेके। अब हमारे स्टेट को क्या चाहिए इसके लिए वॉलंटरी फॉर्मेशन, ऑटोनोमस फंक्शनिंग, डेमोक्रेटिक कंट्रोल एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनाना, जो है आर्टिकल नंबर 43B के अंदर। इसको भी डाल दिया हमारे ओरिजिनल लिस्ट के अंदर, है ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की। तो ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट, 44th अमेंडमेंट एक्ट, 86th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002 एंड 97 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2011, ये जो 4 जो अमेंडमेंट है ना फ्रेंड्स, इनके थ्रू कुछ प्रिंसिपल्स को है ना ओरिजिनल लिस्ट के अंदर डाल दिया, ताकि हमारे सरकार है ना इन चीज़ों को लेके पॉलिसीज़ फॉर्मुलेट करें एंड नियम कानून को इनेक्ट करें। तो ये है आज के फ्रेंड्स कुछ टॉपिक्स को हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल को आपके साथ डिस्कस किया। तो इतना मुश्किल भी नहीं है ना फ्रेंड्स, आप मतलब इजीली आप पढ़ पाओगे, आप समझ लेना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में डायरेक्टिव प्रिंसिपल के सेकंड पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।